चलिए स्टार्ट करें। चलिए इन दिस सेशन we are going to deal with union judiciary. As you are quite aware of the fact that there are three main organs of government: executive, legislature, and the third one is judiciary. And the role of judiciary is to check the constitutional validity, whether the law which has been legislated by legislature or in order to implement these laws by executive, the constitutional procedure have been fulfilled or not. So this is the, and as we are aware that separation of power among these organs of the government, it is one of the basic feature of Indian constitution, है ना। भारत के संविधान का क्या है, ये एक मूल अवधारणा इसको कह लीजिए, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कोडिफाइड, है ना। तो कोडिफाइड मतलब क्या, ये जितने लॉज हो गए, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, कस्टम्स, है ना, इन सबको क्या कर दिया गया है कि कोडिफाइड कर दिया है, मतलब एक कोड में, है ना, और रिटन फॉर्म में है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का और ये जो आपके ऑर्गन्स हैं, इनका एक सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो क्या एक फीचर है। तो इसमें आए दिन जो है कोई ना कोई, जैसे कि एक डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट या इंटरप्रिटेशन, इस तरह की एक समस्या जो है वो आती है। आई बात समझ में। तो इसलिए इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी, और वही जो है आपका क्या है, वो इंस्टीट्यूशन एक जुडिशरी है। कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स और इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी विवेचना, है ना। तो जो लॉ है या फिर जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, तो अब जैसे कि दो इंस्टीट्यूशंस हो गए, मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूशन हो गया आपका एग्जीक्यूटिव और दूसरा हो गया क्या, लेजिस्लेचर। इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि किसी भी लॉ को लेके, और जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि जो लैंग्वेज है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, वो लीगल इंटरप्रिटेशन की ओर जो है ज्यादा वो डायरेक्ट करता है। तो अब उसका जो इंटरप्रिटेशन जो होगा वो कौन करेगा, तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ने ही क्या किया कि एक आपको, जैसे कि जुडिशरी हम बता रहे हैं, तो एक क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंस्टीट्यूशन इसको स्टैब्लिश करने के लिए कहा, और वो क्या है, वो जुडिशरी है। और आपको ये मालूम होगा कि जो हम लोग यहाँ जुडिशरी है वो क्या है, सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसका मतलब क्या है कि अब इसमें जो है, तो अब जुडिशरी में अब आप देखिएगा तो सबसे टॉप में जो आपके जो एपेक्स कोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, या जो हाईएस्ट कोर्ट जिसको मतलब कहते हैं, वो आपका कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है।
और सुप्रीम कोर्ट के बाद आप देखिएगा तो स्टेट्स में जो होते हैं वो क्या है, हाई कोर्ट। ठीक है, और जो हाई कोर्ट होगा इन दोनों को जो है हायर जुडिशरी कहा जाता है, हाई कोर्ट्स हो गया और सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावे क्या हो गया कि जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें भी जो आपका क्या है कि सिविल कोर्ट, अगर सिविल से संबंधित मुकदमे हैं, क्रिमिनल कोर्ट या जिसको कहते हैं सेशन कोर्ट, या यहीं आप आ जाइए सेशन कोर्ट। इसके अलावे और भी जैसे असिस्टेंट जज, एडिशनल जज, है ना, बहुत सा इस, और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हो गए। तो ये जो पूरा जो आप देखिएगा ये क्या है, सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एंड द लॉ ऑफ द लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन। सो द फाइनल इंटरप्रेटर, फाइनल interpreter of the constitution is the supreme कोर्ट, है ना। तो जो जुडिशरी में जो हाईएस्ट जो मतलब कि जो भी आपका फाइनल इंटरप्रिटेशन, जिसका मतलब कि किसका फाइनल वर्ड है इस रिगार्ड में, कि कोई एक मान लीजिए कि कोई वर्ड है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, है ना, अब इसी को इंटरप्रेट करना है। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म कोई वर्ड है, जुडिशियल रिव्यू जो आप कह रहे हैं, तो ये क्या है इसका, ये कोई भी वर्ड आ गया टर्मिनोलॉजी, जैसे कि मान लीजिए कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी आप लोग रिसेंटली पढ़े कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति। तो जो संविधान की जो अंतिम विवेचना जो करता है वो कौन करता है, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसके अतिरिक्त और देखिए ये क्या है, इसको कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन किसको कहते हैं, परिरक्षक। तो गार्डियन, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या आप ये भी जानते हैं जो फंडामेंटल राइट्स आपका, इसका भी ये क्या हो गया, ये प्रोटेक्टर जैसे हो गया, है ना। अब आपके फंडामेंटल राइट, जैसे आपको मालूम भी होगा कि अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है उसका अगर वायलेशन हो रहा है तो आपको एक और फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, आर्टिकल 32, which itself is a fundamental right, fundamental right, you can directly, you have right to move to the supreme कोर्ट, है ना। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जो फाइनल इंटरप्रिटेशन, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल का अगर कोई भी विवेचना करना है तो वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक वैसे ही जैसे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या हो गया, ये एक तरह से गार्डियन हो गया, ये प्रोटेक्टर हो गया, ये कस्टोडियन अब फंडामेंटल राइट का मतलब कि वो क्या हो गया, उसका एक परिरक्षक हो गया। गार्डियन किसको कहते हैं, जैसे कि अभिभावक, जैसे कि आप लोग जानते हो, है ना। तो अब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या जो भी लॉ जो आपका लेजिस्लेचर लेजिस्लेट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट कर रहा है, इस तरह से जब आप देखते हैं कि क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, लॉ लेजिस्लेटेड बाय लेजिस्लेचर and law implemented by the executive are consistent
with the constitution or not, वेदर यहां लिख दीजिए। ठीक है, मतलब कि जो लॉ लेजिस्लेट कर रहा है वो संविधान के प्रति जो है, संविधान के साथ वो संगत है कि नहीं। कंसिस्टेंट मतलब यहाँ संगत, इनकंसिस्टेंट मतलब कि वो उसके विरोधी हो गए। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जुडिशरी का जो रोल है वो क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ऐसा देखा गया तो जुडिशरी जो है वो केवल एक न्याय और जस्टिस या जजमेंट देने वाला एक इंस्टीट्यूशन नहीं रहा। इस बीच में वो क्या है, जुडिशरी का जो इमरजेंस हुआ वो एक क्या रहा, एक फॉर्म ऑफ और एक इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस रहा। आई बात समझ में? तो जो ये क्या है कि केवल ऐसा नहीं है कि ये न्याय देने वाला या कोई ऐसा मान लीजिए इंस्टीट्यूशन या संस्था जहां केवल जजमेंट सुनाया जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन की विवेचना की गई, इतना ही तक सीमित नहीं रहा। जुडिशरी का जो रोल है, जो न्यायपालिका का जो रोल है, वो इससे बहुत बढ़ के आया है ना। जैसे कि अगर आपको अर्ली मतलब 90s और 2000 के बीच का अगर आपको हम आपको एक इंसिडेंस बता रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग अवगत भी होंगे कि उस 10 साल के अंदर में 4 जनरल इलेक्शंस जो है मतलब ये हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती थी। तो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म जब करती थी तो इस स्थिति में क्या था कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो था वो क्या था, वो मुश्किल था। और जब लेजिस्लेचर, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब ऐसा नहीं है तो जब आप क्या करेंगे उसके केस में, तो एग्जीक्यूटिव फिर क्या करेंगे। आई बस समझ में, वो कैसे इंप्लीमेंट करे वो लॉ। तो लेजिस्लेचर जो है, मान लीजिए इलेक्शन है, कोएलिशन वैसा, तो एक एब्सेंस की सिचुएशन आ गई। मतलब ऐसा कि गवर्नेंस क्या है, एक एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस जो है। तो ऐसे सिचुएशन में हु इज गोइंग टू फिल दिस वैक्यूम? अगेन इट इज द जुडिशरी। मतलब न्यायपालिका जो है ये केवल न्याय सुनाने तक या फिर न्याय की विवेचना या विधान की विवेचना, विधि की विवेचना, इतना ही तक सीमित नहीं रहा। वो क्या हुआ, एक शासन सत्ता का भी एक संस्था के रूप में वो क्या हुआ, वो इवॉल्व हुआ, है ना। और इसको बहुत सारे जजमेंट्स में या डायरेक्शन या ऑर्डर्स में भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, एक टर्म आप लोग परिचित भी होंगे, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू। क्या इसको कहते हैं? न्यायिक न्यायिक नहीं, ऐसा नहीं। न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, मतलब कि उसको रिव्यू किया। अब जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि केशवानंद भारती केस, 1973, इसमें क्या था कि जुडिशरी ने ये इसका इंटरप्रिटेशन किया और उसमें ये क्या बताया कि एक आपका जैसे कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वो इंट्रोड्यूस किया। और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये क्या करता है, एक रिस्ट्रेन करता है किसके ऊपर, यूनियन लेजिस्लेचर के ऊपर, है ना। ये क्या कर रहा है, ये एक आपको यूनियन लेजिस्लेचर मतलब कि जो पार्लियामेंट है आपका, इसके ऊपर क्या कर रहा है, ये एक तरह से ये रिस्ट्रेन कर रहा है कि आप जो है कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकते हैं जिससे जो क्या हो, जो संविधान से विसंगति उसकी हो, मतलब इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो ये क्या हो गया, या आप कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं संविधानिक जो है आप कर सकते हैं जिसमें कि क्या हो कि संविधान की जो मूल, जिसको कहते हैं ना कि बेसिक स्ट्रक्चर, मूल और संरचना, उसका आप क्या करें कि आप उसके अगेंस्ट चले जाएं। तो ये एक दबाव दिया, है ना। तो ये जैसे कि जुडिशियल रिव्यू,
फिर ऐसे ही जैसे कि प्रोएक्टिवली अगर जुडिशरी अगर कर रहा है उसको क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब कि इसमें क्या है कि प्रोएक्टिव रोल। तो अब आप जब यहां देख रहे हैं तो इसका रोल क्या देख रहे हैं कि ये फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अंतिम जो विवेचना करने वाला, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस के तौर पे इवॉल्व किया, कस्टोडियन एंड गार्डियन, प्रोटेक्टर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ योर फंडामेंटल राइट, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ लेजिस्लेटेड बाय द लेजिस्लेचर और लॉ इंप्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। इसको वो चेक कर रहा है कि वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है कि उसके कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो इस तरह से आप देखते हैं तो इसका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ठीक यहाँ जैसे कि हमने आपको बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है एक क्या है, एक मूल अवधारणा है ना हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। और आपको मालूम भी है कि हम लोग क्या क्वाज़ाई फेडरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो स्टेट्स जो है अपने लेजिस्लेटिव स्फीयर में क्या है वो फ्री है। जैसे कि 3 तरह का लिस्ट आप लोग जानते होंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो अब यूनियन लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट्स पे यूनियन लेजिस्लेचर जो है लॉ लेजिस्लेट कर सकता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट को वो क्या है अधिकार है। कंकरेंट लिस्ट पे क्या है कि दोनों उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें ये लॉ लेजिस्लेट कर सकते हैं। लेकिन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, जैसे कि स्टेट लिस्ट में अगर लॉ लेजिस्लेट कर रहा है तो वो क्या है, वो अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या कर सकता है, वो कोई भी लॉ लेजिस्लेट कर सकता है। तो कोई दो कानून, दो विधि, दो विधान के बीच में अगर किसी भी स्तर पे कोई भी डिस्प्यूट आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, या कोई भी मान लीजिए कि इंटरप्रिटेशन से संबंधित जो है कोई समस्या आ जाए, तो अगेन इट इज द जुडिशरी विच इज गोइंग टू इंटरप्रेट। तो अब इसमें जो सबसे एपेक्स कोर्ट है वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के विषय में अब आइए। अब कोई क्वेश्चन अभी तक हो तो आप लोग पूछे आप। कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं? अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, अब इसका जो ज्यूरिस्डिक्शन जिसको कहते हैं, ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब हो गया कि न्यायिक प्रक्षेत्र, न्यायिक अधिकार है ना। तो इसका जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो आता है आपका जिसको कहते हैं एक और कई तरह से जैसे कि डिफाइंड है। एक है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो ये क्या बताता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए कि जैसे कि भारत सरकार हो गया इंडिया, और भारत सरकार और स्टेट ऑफ बिहार इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है किसी भी मसले को लेकर, ठीक है, या फिर स्टेट ऑफ बिहार और स्टेट ऑफ उड़ीसा का या स्टेट ऑफ झारखंड का एक कलेक्टिव डिस्प्यूट है स्टेट ऑफ यूपी और स्टेट ऑफ उत्तराखंड से, ठीक है, या एक तरफ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है एक तरफ, और बिहार और झारखंड गवर्नमेंट जो है एक तरफ। मतलब कि अगर आपका यूनियन वर्सेस स्टेट और more than states, more than one state कहिए, more than one state, ठीक है, मतलब कि एक तरफ यूनियन है और एक तरफ क्या है कोई स्टेट है, या मोर देन वन स्टेट जो है, ठीक है। दूसरे तरफ जो है ये क्या है कि वन स्टेट और मोर देन states versus one state or more than one state, ठीक है। या तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, यूनियन और वन स्टेट एक तरफ हो गया, या मोर देन स्टेट वर्सेस
वन स्टेट और मोर देन स्टेट, किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट हो, मतलब कि भारत सरकार और मान लीजिए कि एक स्टेट बिहार हो गया, या भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट एक तरफ है और बिहार और झारखंड जो इनका कलेक्टिव डिस्प्यूट है, या मतलब किसी भी तरह का अगर कोई डिस्प्यूट लॉ से रिलेटेड जो है कोई मसले पर अगर आता है, तो इसमें क्या है, ये इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। किसका, ये आपका बता रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का। अब मान लीजिए बिहार और झारखंड के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो ये हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्यों नहीं हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा। जैसे पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं इस मसले को सुलझा सकता है, बिहार और झारखंड के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, बायसनेस का एक चांस रहेगा, है ना। तो इसीलिए जब भी दो प्रदेशों के बीच में अगर कोई भी न्यायिक अगर विवाद है, तो इसकी सुनवाई कहाँ होगी, और ये क्या होता है, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना, मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। दूसरा इसके बाद आप देखिएगा, तो वो है कि एक एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब हो गया कि हाईएस्ट कोर्ट जो हो गया आपका, हाईएस्ट कोर्ट या अपेक्स कोर्ट, ये कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो अब जैसे अपील करते हैं, तो मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन हो गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो अब जैसे इसकी न्यायिक प्रक्रिया क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति हैं, इन दो व्यक्तियों के बीच में कोई अगर विवाद हो रहा है, अगर किसी भी सिविल मसले को लेकर, तो उस विवाद के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो आप कोई न्यायिक जो है उसका कोई जुडिशियल जो है कोई सोल्यूशन आपको लेना है, तो क्या करें, आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक गए, है ना। अब उसमें अगर सिविल मसला है तो आप सिविल कोर्ट में गए, उसमें मान लीजिए कि आपके पक्ष में जो है निर्णय नहीं आता और आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं कि उसका चैलेंज कर रहे हैं, उसको कहां पे, तो अपने जो है सो हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट में आप गए, हाई कोर्ट में आपके फेवर में जो है निर्णय आ गया। ठीक है, तो जो आपका दूसरा जो अपोनेंट है, जिससे आप क्या कर रहे हैं, हाँ, जिनसे आपका जो ये वहां पे आपके अगेंस्ट में गया, हाई कोर्ट में आपके फेवर में गया, वो फिर उस चुनौती को कहां बोलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब जैसे जितने सिविल मसले हैं, जितने क्रिमिनल ये आपको, या और भी किसी भी तरह का, तो ये क्या है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन इसको कहते हैं, मतलब कि ये क्या हो गया, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हो गया, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, है ना। आप सबसे ज्यादा जो है मतलब, अब इसमें क्या है, अब अपील किस तरह का मसला हो गया, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, या इसके अलावे भी और सा, जैसे कि किसी भी तरह का विवाद अगर है, तो ये आप कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है, ये विशेष तौर पे ये आपको, जैसे ये आर्टिकल 143, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कि कोई भी अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी फैक्ट से रिलेटेड और लॉ से मतलब कि विधि या कानून जो है इससे संबंधित कोई भी मसला अगर है, तो अब मान लीजिए कि जब भी चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इनसे सलाह ले सकते हैं, या इसको कंसल्टेटिव ज्यूरिस्डिक्शन भी बोलते हैं। मतलब कि परामर्श, कंसल्टेशन,
ठीक है। तो अब इसमें आर्टिकल 143 के तहत क्या होता है कि जब भी राष्ट्रपति क्या है, उनको ऐसा लगता है कि कोई एक लॉ या फिर इससे या तथ्य से संबंधित कोई भी ऐसा कोई मसला है और इस पे क्या है कि आपको परामर्श लेने की आवश्यकता है, तो आप किससे परामर्श ले सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से ये ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इस पे परामर्श उनको देना है और ये परामर्श चाहे तो ये माने या ना माने। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन जो है ये। इसके अलावे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आर्टिकल 129 के तहत जो है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है, जैसे कि दो इसमें बातें आती है, जितना ये डिसीजन ले रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इंटरप्रिटेशन किया या जो भी उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, या तो आपको डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, या किसी भी तरह का डिक्री जो है ना, जजमेंट, ये जो सुप्रीम कोर्ट आपका ये जो जितना भी जजमेंट दे रहा है, डायरेक्शन, ऑर्डर है ना, या इंटरप्रिटेशन आप ये कह लीजिए, ठीक है, इसकी क्या है, एक इविडेंशियरी वैल्यू है। इविडेंशियरी वैल्यू का ये मतलब है कि इन डिसीजंस को, इन ऑर्डर्स को आप क्या कर सकते हैं, एविडेंस के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी भी हम लोग क्या कहते हैं कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि साहब बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये होता है। ऐसे ही आप देखते हैं कि मिनर्वा मिल्स में ये निर्णय लिया गया, मेनका गांधी केस में ये जजमेंट दिया गया। तो ये जो जजमेंट जो ये होते हैं या जो भी उन्होंने जो ऑर्डर किया, जैसे मान लीजिए कि आप ही का कोई केस हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने या अगर किसी केस में जो है एक जजमेंट दिया, ठीक है, अब उस जजमेंट का इस्तेमाल किसी दूसरे केस में हम कर सकते हैं, किसके तौर पे, एक एविडेंस के तौर पे। तो इसके जजमेंट, डायरेक्शन और ऑर्डर का क्या है, एक एविडेंशियरी वैल्यू है। जैसे हैबेस कॉर्पस केस है एडीएम जबलपुर, तो अब उसमें क्या है कि उस केस को जो है, अगर मान लीजिए यही एडवोकेसी भी होती है, जैसे कि एडवोकेट लोग क्या करते हैं उसमें कि सो एंड सो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, आई बात समझ में? तो उस जजमेंट की, उस डायरेक्शन की क्या है, एक एविडेंशियरी वैल्यू है ना। ठीक वैसे ही जैसे कि हम क्लास ले रहे हैं रिकॉर्डेड, अब आप हमारे पास लाए कि सर इस क्लास में आपने इस जगह तो आपने ये कहा, तो वो क्या है, मतलब इनफैक्ट आप क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, एक एविडेंस के तौर पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एक सबूत जो हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे ही ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो ये जो अपना डिसीजन जो है ये कंटेम्प्ट, जैसे कि आप उनके किसी भी निर्णय को अगर मान लीजिए कि नहीं मान रहे, तो ये क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, और ये क्या कर सकता है, ये पनिश आपको कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। और इसमें आपको मतलब कि 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। आई बात समझ में? मतलब कि वो अपने ही निर्णय को वो क्या कर सकता है, वो चेंज भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर जो है केस में उसने कोई निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच ने, 2 या 3, उसमें 3 जो है जजेज मिलकर कोई निर्णय लिया, अगली बार जो है उसी निर्णय को वो लोग जो है सीधे क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये है कि अपने निर्णय को वो क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, और ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है यही इसमें, ठीक है ना। तो और कंटेम्प्ट अगर आप कर रहे हैं मान लीजिए उस ऑर्डर को, और जो भी निर्णय ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट में या जो भी डायरेक्शन या ऑर्डर लिया गया, ये बाइंडिंग है सारे अदर्स जो है कोर्ट इंडिया में, जैसे हाई कोर्ट हो गया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उनको मानना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? उनको मानना ही पड़ेगा, मतलब कि दे आर, ये बाइंडिंग है उनके ऊपर। क्लियर हो गया यहां तक?
कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये जो हो जाता है आपका, इसके साथ साथ और जो होता है उसको बोलते हैं एक रिव्यू, जैसे कि एक रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी होता है, मतलब कि इट कैन रिव्यू द डायरेक्शन, ऑर्डर एंड जजमेंट। ठीक है, वो क्या कर सकता है, उसका पुनर्विलोकन वो कर सकता है ना। रिव्यू जैसे कि एक कोई डिसीजन दिया, वो कहा कि नहीं साहब ये जो है इसको क्या करो आप चेंज करो, फिर से दूसरा जो है डिसीजन जो, या कोई दूसरा जो गाइडलाइंस दे दिया। आई बात समझ में। अब एक चीज और यहाँ पे ये समझने की बात है कि कोई भी डायरेक्शन, ऑर्डर या फिर आपका जो जजमेंट है, ये इक्विवेलेंट हो गया आपके किसके, स्टैट्यूट के। स्टैट्यूट के इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है, स्टैट्यूट किसको कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी, वो लॉ, मतलब कि वो क्या हो गया कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया वो क्या हो गया, वो कानून हो गया, या स्टैट्यूट जो है लॉ। अब यहाँ पे एक चीज समझने की ये जरूरत है कि इस तरह का जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास, यह क्या है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। जैसे कि स्टार्ट में ही हमने क्या बताया था आपको, सेपरेशन ऑफ पावर, की लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इंप्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम होता है उन लॉ को, उसको क्या करना है, इंटरप्रेट, उसकी विवेचना या व्याख्या करना। अब ये कह रहे हैं कि ये कोई भी डिसीजन ऑर्डर दे दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी, मतलब उसका क्या है, उसके एक एविडेंशियरी वैल्यू तो है ही है, लेकिन वो क्या है, वो एक स्टैट्यूट हो गया, लॉ हो गया। इट डजंट मीन कि जैसे कि जो भी उनका जो ऑर्डर या फिर जो स्टैट्यूट है, ये क्या हो जाएगा, ये जुडिशियल प्रोसेस है ना, मतलब कि ये न्यायिक प्रक्रिया है। इसको ऐसे नहीं समझिए कि ये कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। समझ में आ रहा है, मतलब कि विधायी प्रक्रिया, ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होता है, कोई बताएगा आप लोगों में से, है ध्यान किसी को, व्हाट इज लेजिस्लेटिव प्रोसेस? हाँ बहुत सही। जैसे कि संसद जो है कोई कानून बना रही है, विधानसभा कोई भी कानून बना रही है अपने, मान लीजिए कि वो लेजिस्लेटिव स्फीयर में, तो अब इसमें क्या है कि जैसे कि वो क्या है, विधायी प्रक्रिया नहीं है, तो अब इसके किसी भी निर्णय को वो हम क्या कर रहे हैं, कानून का ही दर्जा दे रहे हैं। जैसे कि आपको सीबीसी, सीबीसी क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो एक बहुत फेमस केस था विनीत नारायण केस, उसमें उसने ऑर्डर दिया कि जो सीबीसी है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। तो द स्टैट्यूटरी स्टेटस जो मिला सीबीसी को, सीबीसी क्या है, जैसे कि संस्था है सीबीआई, वैसे ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी है, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला विनीत नारायण केस में। तो ये डिसीजन दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो उनको स्टैट्यूटरी, अब सीबीसी का कोई भी निर्णय अगर निकल रहा है तो वो क्या है, एक कानून सम्मत, एक विधि सम्मत आपको, और वो एक विधायक। तो अब ये नहीं हुआ कि ये जो इसने निर्णय दिया ये कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं हुआ, ये जुडिशियल प्रोसेस ही है। इस चीज को समझ रहा है, नहीं समझ रहा है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय है तो वो क्या हो गया, ये स्टैट्यूट, वो क्या हो जाएगा, ये न्यायिक प्रक्रिया ही है, ये कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। विधायी प्रक्रिया होता है जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या करते हैं कि इसमें कोई बिल को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद से उस पर वोटिंग हुई, लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा में गया, फिर उसके बाद से उस पर क्या किए, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ, तो फिर क्या हो गया, वो एक कानून बन गया, विधि एक
विधि का निर्माण हो गया। इस प्रक्रिया को कहते हैं विधायी प्रक्रिया। और संविधायी प्रक्रिया क्या है, कोई बताएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस। तो संविधान सभा तो है नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? ये पढ़े हुए हैं आप लोग। आर्टिकल 368 क्या है? तो यहां जैसे हम विधि का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे ही वहां विधि का क्या करते हैं बताइए? कोई संशोधन करते हैं, मतलब जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो क्या है? विधायी प्रक्रिया है। ठीक ऐसे ही एक संविधायी प्रक्रिया था। संविधायी प्रक्रिया जो संविधायी शक्ति है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। और ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस, जिसमें आप क्या करते हैं? आप संविधान का संशोधन करते हैं। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। अब इस चीज को समझिए कि जो निर्णय लिया वो भी कानून के ही इक्विवेलेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कानून नहीं है, वो समतुल्य है उसके। और ये क्या है? फाइनल इंटरप्रेटर। इसके साथ साथ तो ये जो इनको आपको जो न्यायिक जो है, ये क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, रिवाइजरी जो है जुरिस्डिक्शन कह लीजिए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन, जिसमें क्या है कि वो परामर्श जो है वो देते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इसके साथ साथ और क्या है? हाईएस्ट कोर्ट हो गया अपील का। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एक यूनियन या अदर जो स्टेट एक तरफ, या अदर मोर देन स्टेट्स या मोर देन स्टेट, ठीक है। और तीसरा यूनियन और वन स्टेट और मोर देन स्टेट्स। और क्या है कि ये न्यायिक पुनर्विलोकन भी करता है, जिसमें कि क्या है? और जुडिशियल एक्टिविज्म, जब प्रोएक्टिव से भी आगे जब बढ़ गया तो उसको क्या क्या कहा गया कि जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच मतलब कि क्या हो गया कि अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ के आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि प्रोएक्टिव। नॉर्मली क्या है, न्यायालय कब कार्य करती है कि जब आप उनके पास गए और अपील किए। लेकिन ये जो हाईएस्ट कोर्ट जो होते हैं, जैसे कि ये आपके ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस इसको बोलते हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस, मतलब कि ऑन इट्स ओन आप नहीं भी अपील करेंगे तब भी वो चाहे तो वो डिसीजन कर सकते, उनको अगर ऐसा लगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहीं पे कोई प्रशासनिक इकाई जो है वो सही कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपील करेंगे तब। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इस ओपिनियन में है कि यहाँ पे नहीं कार्य हो रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है या संविधान परक जो है आप नहीं कार्य कर रहे हैं, तो वो तुरंत जो है वहीं पे ऑर्डर दे सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन, बिना किसी के मतलब कहे हुए। जैसे एक तो आप अपील कर रहे हैं, जैसे कि आप एक ने एक अपील किया कि भाई फंडामेंटल राइट जो हमारा वायलेट हो रहा है, यही एक तरीका है आपका डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, आप हाई कोर्ट में अगर उसके डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं तो आप जो है कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में गए। ठीक है। और सिविल मैटर हो सकता है, क्रिमिनल मैटर हो सकता है, या अदर भी किसी भी तरह का। तो ये जो है आपका ये तो लॉ मेकिंग नहीं, इसके साथ साथ और क्या है? कस्टोडियन है, ठीक है, लेजिस्लेचर है, और क्या है? सिंगल और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। आप लोग को यहां तक हमने बताया। ठीक है। अब देखिए इसके साथ साथ अब आ जाइए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें एक चीफ जस्टिस
ऑफ इंडिया ये होंगे, और जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 जजेस मतलब 7 जो है वो होने चाहिए, क्या होने चाहिए, जज होने चाहिए। बाद में इसमें बहुत सा परिवर्तन हुआ, आगे कई चेंजेस जो है। फाइनल जो पोजीशन है जैसे 2019 में जो चेंज किया गया उसमें 34 जो है जजेज और सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस जो है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जब आर्टिकल 124 में जब आप देखिएगा तो इसमें ये प्रावधान दिया गया कि दैट देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक होगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और अदर जजेस जो है वो कितने 34 आपके ये जो है ये जजेस सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये जो जजेज हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में आपको पहले भी मालूम होगा कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ या अफर्मेशन यही दिलवाते हैं, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एब्सेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट हो, तो इन दो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज के एब्सेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो चार्ज लेते हैं। जैसा कि एक मतलब अतीत में भी आप देखिएगा तो एक जस्टिस हिदायतुल्लाह है ना, तो अब उस समय क्या था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सीट वैकेंट थी और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कैंडिडेट हो गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दोनों ये पोजीशन जो था खाली था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस हिदायतुल्लाह जो थे वो क्या दिए, वो चार्ज लिए, वो प्रेसिडेंट पर, ठीक है। तो इनके एब्सेंट में क्या होगा, ये बनेंगे। अब क्या क्वालिफिकेशंस होता है एक सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वालिफिकेशन आप लोग समझ ही रहे हैं कि ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा 5 or more years judges in high court or high courts in succession, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि 2.5 साल आप जो है पटना हाई कोर्ट में रहे और 2.5 साल आप जो है कहीं दूसरे हाई कोर्ट में रहे, ठीक है, मान लीजिए रांची हाई कोर्ट, तो अब ये 5 साल आपका ये काउंट होगा। तो या तो आप पटना हाई कोर्ट में ही 5 वर्ष रहे या फिर दोनों में, ठीक वैसे ही आप और क्या रहे कि 10 or more years of practice as an advocate of high court or high courts in succession, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम ये 10 ईयर कंप्यूट करेंगे, मतलब इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे, तो इसमें मान लीजिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में इससे कम जो है वो रैंक नहीं होना चाहिए, आप अगर कार्यरत रहे हैं तो वो भी सक्सेशन में वो भी कैलकुलेट होगा। जैसे कि आप ऐसे समझिए, आप 4 वर्ष डिस्ट्रिक्ट जज रहे और 6 वर्ष आप जो है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए एडवोकेट, तो कितना हो गया आपका 10 ईयर, देन इट इज कंसिडर्ड एज दैट यू आर एलिजिबल फॉर, यू आर क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये क्वालिफिकेशन हो गया। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया,
5 और इससे अधिक जो है हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स, है ना। ठीक वैसे ही 10 साल प्रैक्टिस एडवोकेट, या फिर या इसके अलावे और भी क्या है कि आप अगर कहीं ये एक मतलब न्यायाधीश के तौर पे कार्यरत हैं तो वो रैंक डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये कब तक आप रहिएगा, तो इसमें है कि 65 ईयर्स, 65 साल तक जो है, इससे अधिक जो है, क्योंकि इसके बाद से क्या है वो रिटायरमेंट जो इन लोग का 65 ईयर्स। क्लियर हो गया ये क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब आ जाइए, ये होगा ये आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में। अब है आर्टिकल 124 क्लॉज 4, जिसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ जजेज, है ना। कैसे इनको हटाया जाता है, तो जजेस को कैसे हटाया जाएगा, तो अब सबसे बड़ी बात है कि एक जज जो सुप्रीम कोर्ट का है, इसको हटाने की इस प्रक्रिया को रिमूवल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमूवल प्रोसेस। एंड दिस प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एग्जीक्यूटिव प्रोसेस कैसे है, तो अब एग्जीक्यूटिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इनको कौन हटाते हैं, तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटाते हैं। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी कौन हो गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और हटाएंगे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो प्रोसेस होगा, मैनर और ग्राउंड्स, तो किस ग्राउंड पे जज को हटाया जाता है, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, सिद्ध कदाचार। ठीक है, और इनकैपेसिटी मतलब क्या है कि आप सक्षम नहीं है, अक्षम है। ठीक है, अब देखिए कि ये कैसे, तो ये इनिशिएट होगा कहा? हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, और कितने हाउस है पार्लियामेंट में? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड, है ना। ये कैसे रिमूव नहीं होगा? कैसे? अनलेस द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। आपको दो क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। क्या? कि टोटल मतलब कि नॉट लेस देन टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और वोटिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना होगा? दो क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा कि हाउस ऑफ द पीपल, जैसे लोकसभा है तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ऐसे ही राज्यसभा में ये क्या हो जाएगा कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और दूसरा 2/3 of members present and voting। ये दो एस्पेक्ट जो है, और ये क्या होना चाहिए? सेम सेशन में। मान लीजिए अभी मॉनसून सेशन आने वाला है, विंटर सेशन आने वाला है, बजट सेशन आने वाला है, विंटर सेशन आने वाला है। तो विंटर सेशन में ही, इसी सेशन में आपको ये मेजॉरिटी जो है इसकी क्या करनी होगी? इसका प्रबंधन करना होगा। कि अगर मान लीजिए किसी जज को हटाना है तो ये क्या हो जाएगा
कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस 2/3 ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वोटिंग, फिर राज्यसभा में ऐसे कीजिए और उसके बाद से फाइनल किसका हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर। तो अब आप देखिए कि ये प्रोसेस जो है एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जैसे ही हाउस में आप करते हैं, लेकिन फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर सिग्नेचर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो है, अब यहीं पे डिफरेंस है, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस रिमूवल एंड द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हु रिमूव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे ही पार्लियामेंट में वो पास हो वो चले जाए। लेकिन इनके केस में क्या है, इसके बाद जो है ये प्रेसिडेंट से जो है, समझ में आ गया। तो ये आर्टिकल 124 क्लॉज 4, और ये क्या होगा, ये मैनर हो गया, इस तरीका से उनको हटाया जाता है। और ये क्या हो गया, ये ग्राउंड हो गया, इस आधार पे उनको हटाया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे हटाते थे हम लोग, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेट किए है ना, क्योंकि उनका क्या होता है कि वो जो ओथ लेते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई प्रोटेक्ट, और बताइए भूल गए क्या आप लोग, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, डिफेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बीच बीच में रिवीजन करते रहिए, नहीं तो फिर ये कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो इस तरह से ये जजेस को रिमूव कर दिया गया। कोई क्वेश्चन अभी तक आपका? तो अब इसमें ये क्वेश्चन ये आ रहा है, मान लीजिए कि लोकसभा में जिस दिन रिमूवल प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का, उस दिन मान लीजिए कि टोटल जो मेंबर हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं 250, ठीक है, और राज्यसभा में उस दिन प्रेजेंट कर रहे हैं मान लीजिए कि 120। तो जजेस को हटाने के लिए कितना जो है सो चाहिए, कितना नंबर चाहिए, सोच के बताइए। सिचुएशन समझ गए हैं? सिचुएशन समझ गए? क्या समझ गए? सिचुएशन समझे कि नहीं है भाई? क्या समझे? हम वही तो बता रहे हैं कि उस दिन 250 आए और 120 लोग आए, तो कैसे उस दिन हटाएंगे? जज का रिमूवल प्रोसेस है, बताइए लोग, अभी तो बताएं। जज नहीं हटेंगे उस दिन, उस दिन नहीं होगा ये रिमूवल प्रोसेस, क्योंकि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का क्या मतलब हुआ, इसलिए नहीं हटेंगे कि आपका जो है कम से कम 2 क्राइटेरिया तो फुलफिल कीजिएगा ना। तो 50% तो आया ही नहीं है उस दिन, तो 543 जो है तो आया ही कम है, 100 लोग आएगा तो थोड़ी जज हट जाएंगे। हाँ तो वही तो सिचुएशन है ना कि उस गिवन डेट जो है, तो 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इसमें हम कह रहे हैं टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस में सारे मेंबर आ जाएंगे इलेक्टेड, ये आपके अपॉइंटेड, ये आपके नॉमिनेटेड जो होगा। आई बात समझ में? तो 2/3 चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का, और टोटल जो है आपका, हाँ। तो अब आप समझ गए कि एक सरकार को गिराना बहुत आसान काम है, एक जज को हटाना बहुत मुश्किल काम है। और अभी तक जो है सिर्फ एक जस्टिस रामास्वामी थे, उनके खिलाफ जो है एक ये रिमूवल प्रोसेस अभी तक आया है? हाँ, तो जस्टिस रामास्वामी में, और वो लोकसभा में ही वो क्या हुआ, फाइनली जब वो बिल ही नहीं पड़ा लोकसभा में, वो हाँ वो नहीं हुआ था, वो है। इसमें भी वही कि जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ आया था और लोकसभा में, समझ में आ रहा है ये चीज। तो जज जो है जुडिशरी का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और ये अपॉइंटमेंट इन लोग का, जैसे कि ये क्या है, कॉलेजियम सिस्टम उसमें है,
अब जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके कंसल्टेशन के बाद जो है अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है इनको क्या करते हैं, आपको अपॉइंट करते हैं। कोई क्वेश्चन अभी तक बताइए। हाँ बताइए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जैसे कि अपने कंटेम्प्ट का वो क्या होता है, जैसे कि कोई उनके डिसीजन उन्होंने मान लीजिए कि किया या कोई जजमेंट है, उसको अगर नहीं है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, आप नहीं मान रहे तो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन पनिश अ कंटेम्प्ट ऑफ इट्स, हाँ वही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ही बता रहा है। तो हाँ हाँ, एविडेंशियरी वैल्यू है उसका। किसका? हाँ नहीं तो रिवाइज, एक हम आपको बताए कि वो रिवाइजरी ये जुरिस्डिक्शन वो रिव्यू भी कर सकता है। तो आप जब तक उसको अपील नहीं कीजिएगा कि आप अपने इस पर्टिकुलर निर्णय को जो है फिर से ध्यान दीजिए, जो उसने फाइनल डिसीजन आज दे दिया, जैसे कि जजमेंट दे दिया, उसके अगेंस्ट अगर आप जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट। आई बस में जैसे कि वो एक डिसीजन अगर ले लिया है केशवानंद भारती केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो है वो क्या है, ये एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब उसके अगेंस्ट अगर आप जा रहे हैं या सो एंड सो केस में ये डिसीजन आया, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हो गया या और भी बहुत सारे केसेस, उसमें क्या है कि ये गाइडलाइंस आपका है, अगर इसको फॉलो नहीं करना है, आप नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंटेम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि वो एक ऑर्डर दिया कि जितने आपके इस देश में वित्तीय संस्था हैं, उनको ये मान लीजिए कि एक केवाईसी नॉर्म जो है, नो योर कस्टमर जैसे आप लोग करते हैं, ये उनको करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर केस में ये जजमेंट दिया, और आप अगर मान लीजिए कि कोई अकाउंट ओपन कर रहे हैं या कोई भी किसी भी तरह का वित्तीय प्रविष्टि या ट्रांजेक्शन आप नहीं फॉलो कर रहे, तो देन इट इज अगेंस्ट कंटेम्प्ट, और इसके लिए वो सजा दे सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। क्योंकि ये इंटरप्रेटर भी तो है ना, तो वो अपने ही डिसीजन को वो रिव्यू भी कर रहा है, कर ही रहा है, यही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि वो फुल स्टॉप है, लेकिन टिल डेट अभी लॉ क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ द लैंड। कल होके ये हो जाए कि जैसे कि आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या 2 साल पहले जो है, ये मोटर व्हीकल एक्ट जो इसमें अंतर्गत क्या था कि अगर आप बिना हेलमेट का जा रहे हैं तो एक नॉमिनल जो है कुछ उसका पेमेंट जो करना। हाँ मतलब कुछ साल पहले तक जो था एक सामान्य तौर पे, अब उसके बाद से उसको क्या किया गया और स्ट्रिक्ट किया गया। आई बस समझ में, तो यही बात है कि टिल डेट अभी क्या है, एट व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द लॉ। बिल्कुल स्कोप रहेगा, यही तो, इसी को तो कहते हैं ना, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर भी जो आप पढ़े वो क्या है कि इट इज नॉट एन दिस लिस्ट इज व्हाट, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इट इज एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट, विवरणात्मक है। आई बात समझ में, जैसे कि वो क्या है, वो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, ये अपने आप में क्या है, एक डिबेटेबल इशू है। तो डिबेट का मतलब कला नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए कि जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो टाइम जो है गुजरता जाएगा, हम आपसे आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है खींच ले रहे हैं, आज से 5 साल 10 साल पहले ये नहीं था। आज इंटरनेट क्या है, आज आप देखिए ये आपका आर्टिकल 21 जो है, राइट टू इंटरनेट एक्सेस आप नहीं दीजिए, सब कुछ डिजिटल इंडिया बना दीजिए, तो हम क्या हो गया, मेरा पार्टिसिपेशन लोकतंत्र में होगा। आज 5-10 साल के बाद देखिए वही स्थिति, अभी वही प्रेजेंट पोजीशन वही है। एक स्मार्टफोन जो है आज के डेट में क्या है, वो एक जरूरत है, नॉट अ लग्जरी आइटम, वो एक जरूरत है। स्मार्टफोन नहीं होगा तो कई लोग बिना खाए रह जाएंगे, हकीकत है। पूछे कैसे, पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं खाने का या कोई भी बस रही है सामान, 1 रुपए तक पेमेंट बेसिस होगा, और आप कह रहे हैं कि इंटरनेट ही हम नहीं देंगे, आपका इंटरनेट नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये जीवन पर
तो ये कैसे था, ये आज से 2000 या इवन 2010 में ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था, 2014-15 तक ये हम लोग नहीं सोच पाते थे, बट इन 2024 हाँ डिजिटल इंडिया, क्योंकि आप सब कुछ क्या कर रहे हैं, डिजिटल मोड में ले जा रहा है। आज के डेट जैसे कि टैब में आप पढ़ते थे, लैपटॉप, ये अब क्या है, अब डिजिटल बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया। अब इस क्लास को आप भी देख रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, कुछ और लोग भी देख रहे हैं जो लोग क्लासरूम में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। तो ये यही तो इवोल्यूशन है ना, नहीं तो एक जगह रहिएगा तो फिर वही चीज, तभी तो इनोवेशन भी होगा ना। ठीक है, यही कंटेंट ऑफ कोर्ट। और कोई क्वेश्चन? हाँ बताइए। जुडिशियल एक्टिविज्म, देखिए जुडिशियल रिव्यू तो समझ रहे हैं हम, एक्टिविज्म मतलब कि वो प्रोएक्टिव रोल हो गया। प्रोएक्टिव रोल का मतलब हो गया कि उसकी न्यायालय की सक्रियता जो है वो क्या हो गई, वो बढ़ गई। तो अब है कि न्यायालय जो है उसकी एक परिसीमा है, वो क्या है, उसका एक जुरिस्डिक्शन है। जैसे आप उसमें अपील किए, तो अपील किए, उसके बाद उसने क्या किया कि वो निर्णय दिया। ठीक है, यहां है कि अभी आप प्रोसेस, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस अभी आपने इनिशिएट नहीं किया, वो किया, और सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो लेके, तो जैसे डे टू डे जब फंक्शनल और ऑपरेशनल वर्क जो होता है, जैसे एग्जीक्यूटिव का या अदर जो आपके ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का, उसमें जब ये क्या करे, ये इंटरफेयर जब करे, और एक लेवल के बाद जब वो बढ़ जाए तो उसको बोला जाता है जुडिशियल ओवररीच, मतलब कि अब आप जरूरत से ज्यादा अब आप जो है वो बढ़ रहे हैं। तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एडवेंचरिज्म, ये और भी आगे जो है ये, जैसे कि एक कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जॉली एलएलबी करके, उसमें क्या हुआ था कि कोर्ट के लेजिस्लेटिव प्रोसेस को एक मॉकरी करके, एक मिमिक करके जो है ये पेश किया गया। तो उसमें क्या हुआ कि जुडिशरी जो है वो क्या किया कि उसको कहा कि नहीं, इसको आप मजाक के तौर पे आप इस तरह से, तो बिना किसी के अपील के ही वो कॉग्निजेंस लिया और उसके ऊपर, तो ये क्या है, ये एक्टिविज्म जो है, और इसको माना गया कि ये आर्टिकल 19 का ये वायलेशन है। ये आर्टिकल 19 जो आपका राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन है कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन लोगों ने भी अपना एक पक्ष रखा कि कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है जिससे कि न्यायालय की जो है गरिमा या फिर डिग्निटी पे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बात? तो ये यही एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक उदाहरण है। पीआईएल नहीं, पीआईएल एक डिफरेंट चीज है। पीआईएल क्या है कि वो आप लोग को उसमें ही बताए थे कि जस्टिस पीएन भगवती थे, अर्ली 70s 60s के दौर में, तो उसमें पीएन भगवती जो है, पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर मान लीजिए कि जनहित याचिका है वो, कि लोक हित में अगर कोई मसला है उसको आप क्या कर सकते हैं, इवन पोस्ट कार्ड अब आप लोग पता नहीं देख समझ रहे होंगे कि नहीं, पोस्ट कार्ड एक आता था पहले की, एक आपको उसमें पीछे जो एड्रेस का जगह है और एक छोटा सा, हाँ जो ग्रीटिंग कार्ड्स आता है ना उसी साइज का वो होता था, वो छोटा, उस पर क्या होता है, तो आप उस पर पोस्ट कार्ड पे भी अगर लिख के आप अगर वो भेज देते हैं, इट इज कंसीडर्ड अंडर आर्टिकल 30 आपका फंडामेंटल राइट है इसका। तो अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का, अब कोई दूसरा व्यक्ति भी जनहित याचिका में पीआईएल जो है वो भेज सकता है, किस फॉर्म में, वो एकदम कंसीडर करेंगे वो लोग। तो उसको अब हुआ क्या कि पीआईएल जो था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, उसको लोगों ने क्या कर लिया कि इट इज ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन होने कि भाई कि हम ही जो है दाखिल किए, हम ही दाखिल किए, तो एक तरह से क्या हो गया, आपको एक लोकप्रियता भी मिलने लगी कि हम जो है चलो कोर्ट जो है आपको लेके चलते हैं। तो अब उसमें क्या है कि इसको रिस्ट्रेन भी किया जुडिशरी ने कि नहीं, अगर उसमें क्या है कि जो भी केस है या जो आप मान लीजिए जनहित याचिका है, अगर वो फ्री बोलस नहीं होना चाहिए, है ना, वो बोनाफाइडे होना चाहिए, मालाफाइडे उसके पीछे इंटेंशन नहीं होना। तो ये पीआईएल का है। क्लियर? तो अब इसमें कि पीआईएल दाखिल कीजिएगा तब वो जो निर्णय ले रहा है,
सुप्रीम कोर्ट और अपेक्स कोर्ट क्या है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं ऑन इट्स ओन, उनको कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर उनको लगा, जैसे कि अभी मान लीजिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी गुजर रही है और ट्रैफिक सिग्नल जो है वहां पे अगर जाम लग रहा है या फिर कुछ, तो उन्होंने कोई डिसीजन वहीं पे जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, या इससे नीचे वो लोग नहीं उतरते, स्टेट गवर्नमेंट को ही दे दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया तो ये क्या हो गया, ये एक सक्रियता हो गई। या वहीं पे कोई एक व्यक्ति आए और वो कहे कि सर ये आए दिन यहाँ पे होते रहते, बस हो गया, वहीं पे उन्होंने दे दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म। हाँ, कि आप डे टू डे ऑपरेशनल वर्क जो है इसमें भी क्या कर रहे हैं, आप इंटरफेयर कर रहे हैं। इसी को एक अलग टर्म दे दिया गया, जुडिशियल ओवर रीच, और जरूरत से ज्यादा जो है। फिर जुडिशियल एडवेंचरिज्म, तो एक स्टेजेज और एक रैंक वाइज है कि किस स्तर तक आपका हस्तक्षेप है। सुधार के स्तर पे है तो ठीक है, नहीं तो सेपरेशन ऑफ पावर का भी ये क्या हो जाएगा, एक तरह से उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट नहीं। रिट्स, रिट ज्यूरिसडिक्शन है कि जिसमें क्या है कि ये 5 तरह के रिट्स जो है वो आपको ये दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे कि उसमें हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्ट्योररी हो गया और को वारंट हो गया। अब हैबियस कॉर्पस है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी हो सकता है, कि आपका मान लिया कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब टू हैव द बॉडी उसमें प्रेजेंट करना। मैंडमस जो हो गया, इसका मतलब क्या है कि वी ऑर्डर और टू कमांड, उसमें है कि आप जो है उस पे मैंडमस को ये कंट्रोल ये कर सकते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन से इसके अगेंस्ट। तीसरा हो गया आपका प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिशन क्या हो गया, टू प्रोहिबिट, है ना। और सर्ट्योररी क्या है, टू क्वेस। तो अब प्रोहिबिट का मतलब हो गया कि आप कोई प्रोसेस में है और इंफीरियर कोर्ट जो है वो क्या कर रहा है कि अपने उस प्रोसेस को या अपने उस एक्शन को उसको आगे बढ़ के वो भी कर रहा है, तो उसको प्रोहिबिट किया गया, उसको मतलब रोका गया। तो एक प्रोसेस के स्तर पे ही है वो। ये ट्राइब्यूनल्स के केस में हाई कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट को भी ये 5 रिट है ना। तो किसी तरह बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो कर सकता है। तो अब उसके बाद से फिर क्या है, और सर्ट्योररी क्या है कि फाइनली आपने क्या किया, एक डिसीजन दे दिया है, उस डिसीजन को वो क्वेश्चन कर रहा है। तो अब दोनों में फर्क क्या हो गया कि एक प्रोसेस के लेवल पे है और एक फाइनल जब हो गया उसके बाद वो सर्टिफिकेट। और को वारंटो क्या, विथ व्हाट अथॉरिटी यू आर, अब किस अधिकार से आप जो है ये, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना होता है। हाँ, टू सर्टिफाई, तो उसमें क्या है कि एक तरह से प्रमाण दिया गया आपको, वर्ड ही है क्या, टू सर्टिफाई। तो जब आप एग्जाम पास कर जाते हैं उसके बाद से क्या आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो क्या था, टू होम सोएवर इट मे कंसर्न, इट इज टू सर्टिफाई दैट आपका नाम कि ये इस बैच में यहाँ के, समझ, यही वो उस तरह से। क्लियर, और कोई क्वेश्चन? किस बेसिस पे, जैसे है वो अपना एक डिसीजन दे दिया, ठीक है, फिर उसको दोबारा रिव्यू किस बेसिस पे, तो रिव्यू जैसे कि जो रिव्यूज को करना है, मान लीजिए आपने फिर से कोई ये किया, याचिका आपने कोई दायर किया कि आपका ये निर्णय जो है उस निर्णय को फिर से उसका क्या है रिव्यू कीजिए, या अभी के कालखंड में जो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसके मतलब अगर संदर्भ में देखा जाए तो यह निर्णय अब प्रासंगिक नहीं रहा, इट इज नॉट रेलिवेंट टू द प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट सिनेरियो, फिर से रिव्यू किया जाएगा। भाई तभी तो लॉ में, लॉ क्या है, लॉ कॉडिफाइड, जो अभी हमने आपको बताया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड। और ये क्या है, एक सोशल डॉक्यूमेंट, एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट मतलब क्या है कि जीव, मतलब जिसको ना, किसको
जीवंत इसमें लाइफ है। ऐसा नहीं है कि ये वर्ड्स केवल इंसर्ट कर दिए गए, इसमें जान है, इसमें वाइब्रेशन है। ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स ओन एनर्जी। तो अब उसमें जान है तो इवोल्यूशन है, तो जैसे जैसे वो समय के साथ इवॉल्व करेगा उसमें ये निर्णय, तो निर्णय भी चेंज करना पड़ेगा। और जुडिशियरी भी अपने को इवॉल्व किया। तो हमने कैसे कहा अभी आपको कि नॉट ओनली इट हैज केप्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस बट ऑल्सो इट हैज इमर्ज एज एन इंस्टीट्यूशन। जो संविधानिक इन लोगों का जो अपना एक प्रॉमिस, मतलब क्या उसको कहते हैं कि संविधानिक एक तरह से आप समझिए कि जो इनका वादा था या कमिटमेंट था इस देश के साथ, ये तो इन्होंने किया ही, इसके साथ साथ एक गवर्नेंस के एक संस्था के तौर पर ये लोग उभर के आए। जैसे कि आपको 90s 2000 के बीच का हम आपको जो इरा था उसमें बताया कि मान लीजिए कि आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एग्जीक्यूटिव क्या करे, लेजिस्लेचर जो है उस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो हु विल फिल द वैक्यूम? इट इज द जुडिशरी, न्यायपालिका है। जैसे उस दौर में आप देखिएगा, अगर आप न्यूज़पेपर्स भी उठा के अगर उस बीच का या फिर और भी पुराना गूगल से भी आप देखिएगा, तो इवन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करते हैं वो भी जुडिशरी के एम्बिट में था। हाई कोर्ट यहाँ तक निर्णय देता था कि भाई यहाँ पे जैसे ये आपका कौन सा एरिया हो गया, बोरिंग रोड, कंकड़ बाग या बेली रोड जो भी आप कहिए, इसमें जो है वाटर लॉगिंग सिचुएशन क्यों है? ये न्यायपालिका के स्तर तक का नहीं है, लेकिन ये भी वो उसने किया, यही प्रोएक्टिव। तो एक अगर नहीं होता तो भाई जनता को कितना, आप देखिए पीपल बाई लार्ज जो है उसको कितनी समस्या होती। तो ये कहा गया कि नहीं, आप जो इसको कीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, एनी फर्दर क्वेश्चन? केस हुआ है, कौन केस? हाँ हाँ, मैं क्या बता देते हैं? तो बताए हुए क्लास में उस पर लैंडमार्क जजमेंट जो है उसमें, जैसे केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स जो है, इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है, जैसे इससे रिलेटेड आपको एसपी गुप्ता केस जो है, या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है केस। और कोई सवाल? नहीं? हाँ बोलिए ना एकदम। इंडिपेंडेंसी, हाँ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। हाँ, हाउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑन, क्या क्वेश्चन था? टेकिंग ऑप्शन। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसका दबाव होगा? वो स्वतंत्र है। यहां तक कि लोग जो है जजमेंट से परेशान हो जाते हैं। अभी आप जुडिशियल एक्टिविज्म पूछ रहे थे 2 मिनट पहले, मतलब न्यायालय क्या है, सक्रिय है। जुडिशियल ओवररीच यहाँ तक जो है टर्म जो है कॉइन कर दिया गया। जुडिशियल एडवेंचरिज्म बोला जा रहा है कि जुडिशरी जो है ये जरूरत से ज्यादा जो है ये क्या कर रही है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है इसके कार्य में जो हस्तक्षेप कर रही है। उसमें गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकती है कि उसको खत्म कर सकती है। जैसे एनजेएससी जो है, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना था, उसको वो हटा दिया। बिल्कुल कर सकती है, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को वो चेक कर रहा है ना। और ये जैसे आपने लॉ बनाया और वो क्वेश कर दिया, ठीक है, और क्वेश कर दिया या कोई ऑर्डर देके एक नया जो उनका जो भी जजमेंट है वो क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट है, तो ये जो जुडिशियल, वही तो बता रहे हैं, ये जो इस तरह से ये भी कानून हो गया इनका जो ऑर्डर है, बट दिस इज ए जुडिशियल प्रोसेस, दिस इज नॉट अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ये ध्यान में रखना है। लॉ बनाना ये लेजिस्लेचर का ही काम है। लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है और आपका विधानसभा है, वही विधि का निर्माण करता है। और ये जो ऑर्डर दिए ये भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, या कई बार उसको क्वेश कर देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को हम न्यायिक प्रक्रिया ही कहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो आपके हैं उनको एक आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो है एक अधिकार दिया गया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ये एक लेजिस्लेटिव पावर दिया गया राष्ट्रपति को कि जब अगर सदन जो है या कोई हाउस अगर नहीं, अगर आपका सेशन में है, तो इस बीच में आप ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर सकते हैं।
इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये जो है पूरा जो है ये क्या है लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है इसको ये आई बस में जैसे कि इनको जो इसी संदर्भ में जो उनका जुडिशियल पावर जो कहा जाता है ना आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर दिया गया, इसको कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये जुडिशियल पावर ना हो कि क्या ये एग्जीक्यूटिव पावर ही है, अपने एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में। समझ में गया? तो आपका जो अधिकार है न्यायालय के प्रति की जो आर्टिकल 32 जो है 32 उसके अंतर्गत अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है देन यू हैव राइट टू मूव टू डायरेक्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, एक डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, इशू कर सकता है, एक रिट मतलब रिटन ऑर्डर, ये इसको रिट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। और 5 तरह का हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी और कोवर्ट। और यही आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो इनको भी दिया गया हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट का जो स्कोप होता है रिट ज्यूरिसडिक्शन का वो वाइडर होता है सुप्रीम कोर्ट से। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट का जो है केवल फंडामेंटल राइट के लिए नहीं है, अदर उसके लिए भी है। एनी फर्दर क्वेश्चंस? नहीं, कुछ नहीं। चले फिर, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, फिर एक दो ओल्ड क्वेश्चन जो उसको करते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये यूनियन जुडिशरी जो गया इसमें क्या है, किसी भी तरह का जैसे सेपरेशन ऑफ पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट और इंटरप्रिटेशन जो है ये करने का अधिकार किसको है, ये। और जाहिर सी बात है डिस्प्यूट होगा ही। सिंगल और इंटीग्रेटेड जुडिशरी एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर इस तरह से। नेक्स्ट फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट। कस्टोडियन ऑफ आवर गारंट या गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का ये प्रोटेक्टर आप कह लीजिए। ठीक है, और लॉ जो है लेजिस्लेटेड बाय लेजिस्लेचर और लॉ इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव कंसिस्टेंट है कि नहीं। फंडामेंटल राइट्स ये आपका राइट्स भी है। फिर क्या है कि जुडिशियल रिव्यू जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। और प्रोएक्टिव रोल हो गया, मतलब कि क्या हो गया, सक्रियता इनकी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये आ गया कि एक या दो स्टेट का यूनियन का स्टेट के साथ या मोर देन स्टेट्स जो हैं और एक तरफ दो से अधिक स्टेट्स हैं, इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है जैसे कि इंटर स्टेट जो वाटर वाला है या फिनांस कमीशन जैसे आर्टिकल 280 के तहत जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू जो है ये सब इनके इस मैटर के अंतर्गत नहीं आते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या हो गया, जिसमें ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हो गया। तो अपील करने का क्या मतलब हो गया कि आप जो है जैसे कि एक छोटा जो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया वहां से आप गए हाई कोर्ट से फिर आप सुप्रीम कोर्ट, तो ये अपील के तहत। अब सिविल मसला हो, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, किसी भी तरह का मैटर जो है ये क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हो गया। ठीक है, इसके बाद से और आ जाइए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन जिसको कहते हैं कि परामर्श जो है वो भारत के राष्ट्रपति जो है जब भी हो कि एक्सपीडिएंट हो, एक्सपीडिएंट मतलब कि एकदम जरूरी हो और क्या पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी अगर मसला हो इस पे उनको अगर तथ्य हो या इस तरह का कोई फैक्ट जो है राइजन है तो इस पे क्या कर सकते हैं, ये सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन जो है ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। हाँ, फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताया कि कंटेम्प्ट जो है उसको ये पनिश कर सकता है। रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है ये रिव्यू कर सकता है अपने डायरेक्शन को, जजमेंट को। और जो स्टैट्यूट या इस तरह से जो ऑर्डर होता है ये एक तरह का जुडिशियल प्रोसेस है। ठीक है, उसका जो है एक लीगल जो है इंपॉर्टेंस है एक लॉ के तहत, लेकिन वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है, वो क्या है, जुडिशियल प्रोसेस है। और ये तो आपको ध्यान ही रहे। फिर जज का जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्या है कि वो सिटीजन होना चाहिए, 5 या इससे अधिक जो है वो हाई कोर्ट में या कनेक्ट मतलब कि सक्सेशन में, जैसे 2 या 2.5 साल अगर एक जगह रहे, 3 वर्ष किसी एक हाई कोर्ट में और 2 वर्ष किसी और हाई कोर्ट में, तो ये कलेक्टिवली 5 ईयर्स आपके काउंट होंगे। और अगर आप एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस बीच में आप अगर डिस्ट्रिक्ट जज रहे तो 4 वर्ष डिस्ट्रिक्ट जज रहे और 6 वर्ष अगर आप क्या किए
हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए तो ये 10 वर्ष में आपका किया जाएगा, लेकिन रैंक वाइज आपको डिस्ट्रिक्ट जज इससे कम जो है ये नहीं रहना। ठीक है, फिर उसके बाद 60 क्या, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, उसमें जो आप ये कह रहे हैं, या एक और उसमें एक तरीका है कि जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नजर में वो एक इमिनेंट, हाँ, जैसे कि वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो क्या है, एक ज्यूरिस्ट हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नजर में, ये भी एक क्वालिफिकेशन है। 10 साल डिस्ट्रिक्ट जज रहेंगे तो आपका हो जाए, लेकिन इससे कम नहीं। 10 साल डिस्ट्रिक्ट जज बहुत होता है। ठीक है, और जैसे कि ज्यूरिस्ट जो है, जैसे आप इनकी जो किताब पढ़ते हैं डीडी बसु, है ना, ये कोलकाता हाई कोर्ट में ये तो, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावे और जो है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट के अलावे ये रिमूवल ऑफ जजेस का एक प्रोसेस है, जिसमें ये क्या है कि ये क्या तरीका हो गया, तो ये एग्जीक्यूटिव प्रोसेस के तहत। अब इसमें क्या है कि दोनों हाउस जो है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली सेम सेशन में, लोकसभा और राज्यसभा में टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो इस तरह से। और ग्राउंड क्या हो गया, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो है। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट is a court of record which of the following is or are its implications? ठीक है, its decision are admissible as evidence which cannot be questioned in any court of law. दूसरा, it can punish anyone for its contempt with simple imprisonment for a term of up to 6 months। कौन सा आंसर होगा इसका, बताइए, सोचिए।
इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग, लगे यार यही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है ये भी सही है, एडमिसिबल, ठीक है। और इसके विषय में लिख भी लीजिए थोड़ा सा, आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले इसको लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं? आर्टिकल 129 of the Constitution empowers the Supreme Court to be a court of record. Article 129 of the Constitution empowers the Supreme Court to be a court of record. In other words, Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers, and shall have all the powers of such a court, including the power to punish or contempt to itself. ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions each or are applicable to the independence of Supreme Court of India? ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, द कंडक्ट ऑफ जजेज can be discussed in the parliament with prior permission of the Chief Justice of India. Second statement, the retired judges of the Supreme Court can plead or act in any court or before any authority, but it should not
but it should not be against the state. तीसरा, third, the Chief Justice of India can appoint officers and servants of the Supreme Court without any interference from the executive. ठीक है, बनाइए इसको। क्वेश्चन समझ में आया? Which of the following conditions are applicable to the independence of judiciary? मतलब कि जो हम लोग ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसमें से कौन सा कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल है, जो कि ये बताता हो कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिपेंडेंस है। बताइए। The conduct of judges can be discussed in the parliament, ये होता है क्या? ये स्टेटमेंट गलत हो गया है ना। और वाइसे वर्सा, मतलब कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज आप लोग जानते भी होंगे, उनको इम्यूनिटीज और प्रिविलेज भी मिलता है, वो जो भी बोले वो न्यायिक जो है पुनर्विलोकन का सब्जेक्ट नहीं है। The retired judges of Supreme Court can plead or act in any court or before any authority, but it should not be against the state. ये भी गलत स्टेटमेंट है। The Chief Justice of India can appoint officers and servants of the Supreme Court without any interference. ये जो है जिसको चाहे वो क्या कर सकते हैं, वो अपॉइंट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव का कोई रोल जो है वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट जो है क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे लोग, और फर्दर क्वेश्चंस, और कल जो स्टेट जुडिशरी हाई कोर्ट स्टार्ट करेंगे। कुछ और क्वेश्चन आप लोग पढ़ के आइएगा।